सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू सेशन। तो आज हम करने वाले हैं PYQs ऑफ चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। सेम वही 2024 के सारे PYQs करेंगे आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन सेज चूज द करेक्ट ऑप्शन हैविंग ऑल द एलिमेंट्स विद D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। सो कौन से एलिमेंट के पास D10 कॉन्फ़िगरेशन है वो हमें चेक करना है। ठीक है, तो अगर हम सारे ऑप्शंस देखें तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कॉपर, जिंक, 3D के एलिमेंट्स एंड 4D के एलिमेंट्स, कैडमियम एंड सिल्वर। तो इन चारों के पास ही क्या होती है D10। अगर मैं बात करूँ कॉपर की तो इसके पास 3D10 ये 4s1 और ये 4s2 जिंक। एंड अगर हम बात करें कैडमियम और सिल्वर की तो सिल्वर के पास 4D10 एंड 5s1 और कैडमियम के पास 4D10 एंड 5s2। तो ये चार एलिमेंट्स हो गए जिनके पास क्या है D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट है। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम एटम एटॉमिक नंबर 37। तो क्वांटम नंबर का करेक्ट सेट हमें बताना है कि क्या होगा। तो एटॉमिक नंबर हमें दिया है Z = 37। तो आउटर वाला जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए चेक करेंगे। तो पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 एंड 5s1। ये हो जाएगी रुबिडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, उसके बाद हमें बताना है कि करेक्ट सेट क्या होगा। तो आउटर वाला इलेक्ट्रॉन पिक कर लेते हैं। आउटर इलेक्ट्रॉन किस में है हमारा 5s1 में है। तो n हो गया अपना 5, s है तो l की वैल्यू हो जाएगी 0 और l 0 है तो m भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो स्पिन क्या हो जाएगा +½ तो करेक्ट सेट आ गया 5 0 0 एंड +½ सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो जो हमारे पास स्पेक्ट्रल सीरीज है लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट एंड फंड सीरीज। तो इसका रीजन पूछा है कि कौन कौन सी रीजन में लाई करती है। तो स्टार्टिंग करते हैं यूवी, विजिबल, फिर ये तीनों किस में आ जाती हैं IR में, नियर IR, मिड IR, फार IR। तो सारी की सारी किस में है इंफ्रारेड रीजन में। इसमें नियर मिड फार कुछ लिखा नहीं है, जस्ट IR लिखा है तो हम भी IR से कैटेगराइज कर देंगे। तो फर्स्ट को मैच कर दो, लाइमन को मैच कर दो। लाइमन के लिए है UV, ठीक है। बामर के लिए आ गया विजिबल, ठीक है। पाश्चन के लिए भी इंफ्रारेड है, ब्रैकेट दी नहीं है उसके लिए भी इंफ्रारेड होता। फंड दी है, फंड के लिए भी इंफ्रारेड होगा। तो A के लिए हो गया सेकेंड ऑप्शन, B के लिए हो गया फोर्थ ऑप्शन, A सेकेंड, B फोर्थ एंड C एंड D दोनों 3 एंड 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन है। तो लिस्ट 1 में हमें दे दिए हैं आयंस Cr+2 और मैच करना है कि ये आयन जो बना है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। तो क्रोमियम के लिए न्यूट्रल स्टेट में अपने पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 3d5 4s1। 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो क्या बचेगी 3d4 बच जाएगी। ठीक है, Mn मैंगनीज के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 3d5 4s2। एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो क्या बचेगा 3d5 4s1। ठीक है, निकल के लिए EC क्या होती है 3d8 4s2। 2 चले गए तो क्या बचेगा 3d8 बचेगा। ओके, वेनेडियम 1+ के लिए, वेनेडियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d3 4s2। एक चला गया तो क्या बचेगा 3d3 4s1। EC हमने लिख दी सभी आयंस के लिए, अब इनको मैच कर लेते हैं। तो Cr+2 के लिए 3d4 है तो A का हो जाएगा ऑप्शन 3। Mn के लिए है 3d5 4s1, ये हो जाएगा 4। निकल के लिए ओनली 3d8 और वेनेडियम के लिए 3d3 4s1। तो A का थर्ड, B का फोर्थ, A का थर्ड, B का फोर्थ गिवन है ऑप्शन नंबर सेकेंड में। नेक्स्ट है स्टेटमेंट क्वेश्चन।
द ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड एज डीजनरेट ऑर्बिटल्स। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 3p की, तो 3p के अंदर आती है px, py, pz, तीनों ही क्या होती हैं, सेम एनर्जी लेवल पे होती हैं, तो इनको हम क्या बोल देते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स बोल देते हैं। डीजनरेट ऑर्बिटल्स जो कि सेम एनर्जी लेवल पर होती हैं। ऐसे ही सेम बात करेंगे डी के लिए, तो डी की भी पांचों ऑर्बिटल्स क्या होंगी, डीजनरेट होंगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है, इसका मतलब फर्स्ट तो क्या है, फर्स्ट इज ट्रू, फर्स्ट सही बोल रही है। सेकेंड क्या कह रही है, इन हाइड्रोजन एटम 3p एंड 3d ऑर्बिटल्स आर नॉट डीजनरेट। तो कैसे डीजनरेट नहीं होंगी, 3p में भी डीजनरेट होंगी तीनों की तीनों, और 3d के अंदर भी 5 की 5 ऑर्बिटल्स क्या होंगी, डीजनरेट होंगी। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो फर्स्ट करेक्ट है, सेकेंड फॉल्स है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ऑप्शन 3। अगेन क्वांटम नंबर का सेट पूछा है, देख रहे हो क्वांटम नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के भर भर के क्वेश्चंस पूछे हुए। द 4 क्वांटम नंबर फॉर द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ऑफ पोटेशियम। तो पोटेशियम के लिए अब की बार पूछ लिया है, तो पोटेशियम का बता देते हैं के पोटेशियम 19 एटॉमिक नंबर, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आया, 4s1 में आया, तो n हो जाएगा 4, s है तो l की वैल्यू हो जाएगी 0, l 0 है तो m भी हो जाएगा 0, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन हो जाएगी हमारी +12। तो ये आ गया सेट 4,0,0, +12, फर्स्ट ऑप्शन में ही गिवन है। Okay, next says according to wave particle duality of matter by de Broglie, which of the following graph plot present most appropriate relationship between wavelength and momentum of the electron? तो according to de Broglie's wavelength को हम कैसे लिखते हैं, क्या फॉर्मूला होता है वेवलेंथ का, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv, या लिख दो लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p, दैट इज मोमेंटम। तो हमसे तो रिलेशन पूछा है लैम्डा और पी का, लैम्डा और पी में हमें मोमेंटम में हमें ग्राफ बताना है। तो सीधा सीधा दिख रहा है, अगर हम कांस्टेंट हटाएं तो प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/p, यानी कि वेवलेंथ जो है वो मोमेंटम से क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो सीधा सीधा क्या आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का कर्व आ जाएगा। ठीक है, तो वो गिवन है हमें ऑप्शन नंबर 4 में, ये रहा ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अगेन किससे आ गया, क्वांटम नंबर से आ गया क्वेश्चन। तो अब हमें बताना है रेडियल नोड्स, द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स फॉर 3p। तो रेडियल नोड का क्या फॉर्मूला होता है, रेडियल नोड का क्या फॉर्मूला होता है, n माइनस l माइनस 1। तो 3p है, 3p के लिए n की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, l की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और 1 तो 1 ही है, तो 3 - 2 विल बी 1। तो एक ही रेडियल नोड प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, हमको करेक्ट नहीं इनकरेक्ट बतानी है। वी हैव टू mark the incorrect statement. First is compounds are formed when atoms of different elements combine in any ratio. तो ये तो गलत बात है, हमने तो क्या पढ़ा है डाल्टन्स थ्योरी में कि जो एटम्स हैं वो एक फिक्स रेशो में कंबाइन करते हैं, किसी भी रैंडम रेशो में तो हम कंबाइन नहीं कर सकते, वरना तो आज कोई कंपाउंड का फॉर्मूला कुछ और होगा, कल उसी कंपाउंड का फॉर्मूला कुछ और होगा। तो ऐसा तो नहीं है, हर कंपाउंड का, हर मॉलिक्यूल का अपना कुछ फिक्स्ड फॉर्मूला होता है, फिक्स रेशो होता है जिसमें वो कंबाइन करते हैं एटम्स। तो फर्स्ट ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी भी चेक कर लेते हैं। ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। सही बात है, हर एटम की अपनी अपनी आइडेंटिटी है, अपना डिफरेंट मास है। मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम। तो ये बात तो सबसे पहले डाल्टन्स ने की थी कि जो एटम है वो इनडिविजिबल है, बाद में उसकी डिस्कवरी हुई थी तो हमें पता चला था कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं, बट डाल्टन्स ने बात की थी तो ये भी सही है।
नेक्स्ट इज केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम, बिल्कुल सही बात है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम को फॉलो करना चाहिए। एटम कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड, जस्ट रीऑर्गेनाइजेशन रीअरेंजमेंट होता है, बट जितने एटम्स होते हैं उतने ही प्रेजेंट रहेंगे। सो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमारे पास एटम्स किस में जुड़ते हैं, फिक्स्ड रेशो में जुड़ते हैं, एटम्स कंबाइन इन फिक्स्ड रेशो, एटम्स कंबाइन इन फिक्स्ड रेशो। नेक्स्ट अगेन डेल्टन्स की थ्योरी से फिर से स्टेटमेंट्स हैं। अब देख लो सिर्फ डेल्टन्स थ्योरी पे ही हमारे पास 2 क्वेश्चन आ गए जिसमें हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही आइडेंटिफाई करनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास, सही बात है, अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग मासेस होते हैं। सेकंड कह रहा है मैटर कंसिस्ट ऑफ डिविजिबल एटम्स, तो ये तो गलत बोल दिया, डेल्टन्स ने क्या कहा था, इनडिविजिबल होता है एटम, बट डिविजिबल है, ये इनकरेक्ट हो गया। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट मास डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स्ड रेशो, दिस इज करेक्ट। पिछले में यही इनकरेक्ट लिखा था बट यहाँ पर अब करेक्ट लिख दिया, पहले बोला था एनी रेशो, अब बोला है फिक्स्ड रेशो, तो फिक्स्ड रेशो वाली बात सही है बिल्कुल। डी पॉइंट क्या कह रहा है, ऑल द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग मास, तो ये तो गलत बात है, एक एलिमेंट के सारे एटम्स की आइडेंटिकल सेम प्रॉपर्टीज होती है और मास भी सेम होगा। ये नहीं कि कार्बन का एक एटम तो 12 मास है, दूसरा 10 पे पहुंच गया, तीसरा 8 पे पहुंच गया, तो ये तो गलत चीज़ है। सेम एलिमेंट के सारे एटम्स के मासेस और प्रॉपर्टीज सेम यानी कि आइडेंटिकल होती है, तो डी भी गलत है। ई क्या कह रहा है, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम, तो ये तो बात पहले भी सही थी, यहाँ पर भी सही है, तो 2 स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है, बी एंड डी, ऑप्शन 4। नेक्स्ट आ गया स्टेटमेंट क्वेश्चन, द मेटालिक रेडियस ऑफ सोडियम इज, तो सोडियम न्यूट्रल एटम की रेडियस कितनी है, 1.86 एंगस्ट्रॉम। द आयनिक रेडियस ऑफ Na+ यानी कि जब आयन बन गया, कैटायन बन गया, कौन सा आयन बना, कैटायन बना, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, इज लेसर देन 1.86, सही बात है, 1.86 से जो है इसकी रेडियस क्या होगी, लेस होगी, अब बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट फर्स्ट स्टेटमेंट को बोल देते हैं ट्रू है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है, आयंस आर ऑलवेज स्मॉलर इन साइज देन द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो यहाँ हम जनरलाइज नहीं कर सकते आयन से, आयन फर्दर 2 टाइप के होते हैं, आयन 2 टाइप के हैं, एक कैटायन है और एक एनायन है, 1 इज कैटायन एंड 1 इज एनायन। मुझे पता है एनायन कब बनता है, जब न्यूट्रल एटम में एक या एक से ज़्यादा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ऐड ऑन हो जाते हैं, तो यहाँ मैं जनरलाइज लिख दूँ कि कोई x न्यूट्रल एटम है, किसी एलिमेंट का न्यूट्रल एटम है x, तो अगर इसके अंदर हमने 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो इसको हम लिखेंगे x-1, अगर इसी में से हमने 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव आउट कर दिया या इसने डोनेट कर दिया तो हम इसको बोलेंगे x+1। तो जब कैटायन बनता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो साइज क्या हो जाता है एटम का, स्मॉल हो जाता है, बट वही न्यूट्रल एटम में अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दें तो साइज क्या करता है, इंक्रीज हो जाता है। तो अगर मैं जनरलाइज वे में लिखूं तो x- एनायन का साइज बड़ा होगा किससे, न्यूट्रल एटम से, और कैटायन x+1 का साइज क्या होगा, छोटा होगा न्यूट्रल एटम से। तो कैटायन के लिए तो ये बात कहना सही है, बट एनायन बड़ा होगा साइज में न्यूट्रल एटम से, तो हम जनरलाइज कह के आयंस नहीं बोल सकते क्योंकि दोनों आयंस डिफरेंट रेडियस रखते हैं, सेम नहीं रखते, तो स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट हो जाएगी। सो फर्स्ट इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 अल्कली मेटल्स हमें गिवन है और उनकी रिस्पेक्टिव वेवलेंथ्स दी हुई हैं, तो हमें बताना है कौन सी वेवलेंथ किसकी होगी। फर्स्ट इज Li, सोडियम, Rb एंड Cs, तो इनकी वेवलेंथ हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, हमको पता है ये एक स्पेसिफिक कलर देते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक कलर देते हैं जो कि एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है फ्लेम टेस्ट के नाम से, कि अगर हम इनका फ्लेम टेस्ट करेंगे तो स्पेसिफिक कलर देते हैं। अब वो जो ये कलर देते हैं उसी की बेसिस पे इनकी वेवलेंथ डिसाइड हो जाती है, जो कलर दिया उस कलर की रिस्पेक्टिव जो भी वेवलेंथ होगी उनसे हम मैच कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ फर्स्ट लिथियम की, तो लिथियम कौन सा कलर देता है, क्रिम्सन रेड, लिथियम देता है क्रिम्सन रेड कलर, सोडियम देता है येलो कलर,
और अगर हम बात करें रुबीडियम की तो रुबीडियम देता है वॉयलेट कलर, एंड सीजियम की बात करें तो सीजियम देता है ब्लू कलर। ठीक है, तो ये हो गए इनके रिस्पेक्टिव कलर्स। अब बात कर लेते हैं इनकी वेवलेंथ की। तो फर्स्ट अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम की वेवलेंथ कितनी होती है, 670, अराउंड 670 नैनोमीटर होती है। तो ए का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बी की अगर बात करें हम सोडियम की, तो सोडियम के लिए होती है वेवलेंथ 589, तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट अगर बात करें रुबीडियम की, तो रुबीडियम की अप्रॉक्स होगी 780, और लास्ट बच गया एक सीजियम, इसकी हो जाएगी सेकेंड 455। तो अकॉर्डिंग टू कलर हम इनकी वेवलेंथ को चूज कर सकते हैं। तो ये आ गया ऑप्शन नंबर ए का 3, बी का फर्स्ट एंड सी का 4th, ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट फिर से क्वांटम नंबर का क्वेश्चन है। कंपेयर द एनर्जीज ऑफ द फॉलोइंग सेट क्वांटम नंबर फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो हमें एन और एल की वैल्यूज दी है, हमें बतानी है एनर्जी किसमें सबसे ज़्यादा हाई होगी। तो एनर्जी कैसे बता सकते हैं हम, एनर्जी बताने के लिए हम n प्लस एल दैट इज बोहर बरीज रूल का यूज करते हैं, n प्लस एल रूल का यूज करते हैं। तो n और l की वैल्यूज तो दी है, जस्ट क्या करना है, n प्लस एल एडिशन ही करना है। तो फर्स्ट में ऐड करेंगे 4 + 1 5 है, 4 + 2 6 है, 3 + 1 4, 3 + 2 5, 4 + 0 4। और जब हमारे पास दो एनर्जीज की वैल्यू सेम हो जाए, यानी कि n प्लस एल की वैल्यू अगर कहीं पर सेम आ रही है, फिर हम दोनों में से कैसे डिसाइड करेंगे कौन सी एनर्जी कम है कौन सी एनर्जी ज़्यादा है। फिर हम देखेंगे n की वैल्यू। जिस केस में n की वैल्यू लार्जर होगी वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा बोलेंगे, जहाँ पे n की वैल्यू स्मॉल है वहाँ एनर्जी कम बोलेंगे। तो सबसे पहले तो 6 आ गया, यानी कि हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग जो भी ऑर्डर यहाँ पर दिया हुआ है। तो बी की सबसे ज़्यादा है 6, बी के बाद 5 दो केसेस में देखो, ए में भी और डी में भी। ए में एन की वैल्यू 4 है और डी में एन की वैल्यू 3 है, तो बी के बाद कौन आएगा, ए आ जाएगा। ए के बाद कौन आएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, और डी के बाद कौन बचा, फिर 4 4 वाले दो बच गए। अब 4 में भी एक में एन की वैल्यू 4 है, एक में एन की वैल्यू 3 है, तो एन की वैल्यू जहाँ 4 है वो ग्रेटर एनर्जी होगी, तो फिर ई आ जाएगा। ई के बाद आ जाएगा सी, तो बी ए डी ई सी, बी ए डी ई सी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बोल रहा है द कैंडेला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन अ गिवन डायरेक्शन ऑफ अ सोर्स दैट एमिट्स मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो कितनी फ्रीक्वेंसी देती है वो, 540 × 10⁻12 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी देती है। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 540 हो गई। ठीक है, दो में 540 गिवन है तो दो ऑप्शंस तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। एंड दैट हैज़ रेडिएंट इंटेंसिटी इन दैट डायरेक्शन ऑफ 1/683 होता है। तो 1/683 है, तो आपको b की वैल्यू पूछी है, हमें पूरा नहीं लिखना, हमें जस्ट जो डिनोमिनेटर में b की वैल्यू है वो बतानी है। तो 540 a है और 683 b हो गया, ऑप्शन नंबर। अब यहाँ पर भी माइनर सी मिस्टेक हो सकती थी कि हम जल्दबाजी में क्या करते हैं बच्चे कि 1/683 को मार्क कर देते हैं, बट आपसे 1/683 नहीं पूछा, डिनोमिनेटर में जो b की वैल्यू है जस्ट वो पूछी थी, a एंड b। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द कम्प्लीटली फिल्ड सबशेल हैविंग n = 4 एंड s = हाफ। तो n = 4 के अंदर जितनी भी सारी की सारी सबशेल्स हैं उसके अंदर स्पिन हाफ प्लस हाफ किस किस में होगी वो हमको बताना है। ठीक है, तो n = 4 के लिए लिख लेते हैं सबसे पहले, 4s 4p होगा, 4d होगा और 4f होगा। ठीक है, 4 के अंदर हमारे पास चारों की चारों ऑर्बिटल्स आ जाती हैं, तो चारों ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। अब हमसे पूछा है कि प्लस हाफ कितने में होंगे, अब बोला भी है कि फुल्ली फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड है, तो सारी की सारी फिल्ड है। एस के अंदर कितनी होती है ऑर्बिटल, 1, पी के अंदर 3, डी के अंदर 5 और एफ के अंदर 7, तो 7 + 5 + 3 + 1 ये हो जाएगा 16 ऑर्बिटल्स हैं जिसके अंदर की 32 इलेक्ट्रॉन्स हम भर सकते हैं। एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो 32 इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं, जिसमें कि 16 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे,
प्लस हाफ स्पिन के भरेंगे और 16 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, माइनस हाफ स्पिन के भरेंगे। तो 16 इलेक्ट्रॉन होंगे ऐसे जो कि प्लस हाफ स्पिन में एग्जिस्ट कर रहे होंगे, और अगर माइनस के लिए भी पूछ लेता तो भी आंसर सेम होता 16। और अगर हाँ कंप्लीटली फिल्ड की जगह अगर बोल दिया जाता कि ओनली एस पी एंड डी फिल्ड है, तो फिर हम एफ को काउंट नहीं करते, क्योंकि एफ में भरे ही नहीं है, तो फिर हम स्पिन कैसे देखेंगे, तो फिर एफ एम्प्टी हो जाती है उस केस में। तो ये जो लाइंस गिवन है इनको हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ तक फिल्ड है। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्टेन्ड इन He plus ion spectra when an electron makes transition from फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ओके, तो स्पेक्ट्रल लाइंस बतानी है। स्पेक्ट्रल लाइंस बताने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, N2 माइनस N1 या डेल्टा N लिख लो और डेल्टा N प्लस 1, ओपन करके लिख देते हैं इसे, N2 माइनस N1 प्लस 1 बाय 2, या फिर और मैं दूसरा भी लिख देती हूँ शॉर्ट में, डेल्टा N प्लस 1 बाय 2। तो N2 क्या है, फिफ्थ है, N2 इज फिफ्थ से कहाँ आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है, N1 क्या है, 1 है। सिंपली वैल्यूज प्लेस कर देंगे, 5 माइनस 1 प्लस 1 बाई 2, तो ये तो कैंसिल ही हो गया, ये आ जाएगा 4 इंटू 5 बाई 2, ये आ जाएगा 2, 5 इंटू 2, दिस विल बी 10। नेक्स्ट इज द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम in kilojoule per mole if the electromagnetic radiation of wavelength is just sufficient to ionize sodium atom। तो क्या वैल्यू दी है हमें, वेवलेंथ की वैल्यू दे दी, ठीक है। वेवलेंथ हमको गिवन है 242 नैनोमीटर, पहले तो इसको मीटर में लिख देते हैं, 242 इंटू 10 की पावर माइनस 9 मीटर। हमको क्या बतानी है, एनर्जी बतानी है, ठीक है, एनर्जी बतानी है इन किलोजूल पर मोल। अब ये ध्यान रखना, पर मोल में बतानी है हमें, तो हम मोल के अकॉर्डिंग लेंगे। तो एनर्जी का क्या फॉर्मूला है अपने पास, Hc अपॉन लेमडा। अब 1 मोल के लिए बताएंगे तो इंटू Na, यानी कि एवोगैड्रोस नंबर भी आ जाएगा। तो H की वैल्यू रखते हैं 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, C की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8, और लेमडा हमें गिवन है 242 इंटू 10 की पावर माइनस 9। एवोगैड्रोस नंबर भी रख देते हैं 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। HCNA एंड लेमडा सभी को प्लेस कर दिया। यहाँ से आ जाएगी एनर्जी सॉल्व करके, एनर्जी आएगी अराउंड 494 किलो जूल पर मोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट। तो डी ब्रॉगलीज की जो वेवलेंथ है वो ऑर्बिट के साथ कैसे कंपेयर करते हैं, 2 पाई आर इज इक्वल्स टू एन लेमडा, एन यानी कि जो भी ऑर्बिट है उसके, और इसमें भी आर की सबस्क्रिप्ट में एन लगा देते हैं कि पर्टिकुलर ऑर्बिट की जो रेडियस है उसका सर्कमफेरेंस किसके बराबर होगा, वेवलेंथ के बराबर होगा। तो हमें क्या बताना है, पाई की टर्म्स में आंसर बताना है, तो पाई को हम ओपन नहीं करेंगे, ठीक है, पाई को ओपन नहीं करते, तो आर को तो ओपन करना ही पड़ेगा, तो आर को ओपन कर लेते हैं। आर को कैसे रखेंगे, किसके लिए पूछा है हमें, डी एन इलेक्ट्रॉन इन द फोर्थ ऑर्बिट। ओके, तो एन की वैल्यू तो हमें गिवन है, एन की वैल्यू गिवन है, तो इसको ओपन करके लिख लेते हैं, एन इज इक्वल्स टू 4, और वेवलेंथ तो निकालनी है। ओके, हाँ, लेमडा हमें निकालना है, तो लेमडा को एक तरफ रख दो, 2 पाई आर एन अपॉन एन, 2 पाई आर की वैल्यू रखेंगे ए नॉट एन स्क्वायर बाई जेड एंड एन, तो एक एन से तो एक एन कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई ए नॉट एन है अपने पास 4 और जेड हो जाएगा 1, ये आ जाएगा 8 पाई ए नॉट। लेमडा इज इक्वल्स टू 8 पाई ए नॉट, पाई ए नॉट लिखा ही हुआ है तो हम खाली 8 लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विच कैन बी आइडेंटिफाइड विद n इज इक्वल्स टू 4 एंड m इज इक्वल्स टू 0। तो अभी जैसे हमने क्वेश्चन किया था पीछे, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है,
बस वहां पे स्पिन बोल दिया था n के साथ, अब यहाँ पे क्या बोल दिया, m बोल दिया। n इज इक्वल्स टू 4, अगेन हमारे पास क्या होंगी, 4 सब शेल्स होंगी, 4s 4p 4d 4f, ठीक है। अब m की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ होती है, s में भी 0 होती है, p की बात करें तो -1 0 +1, d के लिए बात करें तो -2 -1 0 +1 +2, f के लिए बात करेंगे तो -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। तो हमें क्या बताना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विच कैन बी आइडेंटिफाइड विद n इज इक्वल्स टू 4 एंड m इज इक्वल्स टू 0। अब इलेक्ट्रॉन नहीं, ऑर्बिटल्स पूछी हैं, तो ऑर्बिटल्स कितनी होंगी, 1 2 3 और ये भी 0 4, तो 4 ऑर्बिटल्स होंगी। ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन नहीं ऑर्बिटल पूछी है, तो ऑर्बिटल हो जाएंगी 4, देयर विल बी 4 ऑर्बिटल्स। यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ रेबक्स कांस्टेंट RH, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग मास इन बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हमें क्या बतानी है, वेलोसिटी बतानी है, यानी कि n इज इक्वल्स टू 1 है और हाइड्रोजन एटम है तो z भी क्या होगा, 1 होगा। तो डायरेक्टली क्या करते हैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, v इज इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10⁶ z अपॉन n मीटर पर सेकेंड। हमसे पूछा भी किस में गया, मीटर पर सेकेंड में पूछा गया है। तो z और n तो 1 है और 10 की पावर हमें रखनी है 5, तो एक 10 हटा देते हैं, ये बन जाएगा 21.8 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। सो आंसर विल बी 21.8। अप्रॉक्स इसको हम लिख सकते हैं 22, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 क्या कहता है, इन एन एटम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग, अब इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, अगेन डिफरेंट n l m s की वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन पूछ रहे हैं, ऑर्बिटल्स पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, अकॉर्डिंगली आंसर देंगे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग क्वांटम नंबर n इज इक्वल्स टू 4, l इज इक्वल्स टू 1। तो n इज इक्वल्स टू 4 में अगेन 4 सब शेल्स होंगी हमारे पास, 4s 4p 4d एंड 4f। अब एक चीज़ देखो, l की जो वैल्यू है वो हमको 1 दी है, l की वैल्यू क्या दी है, हमें 1 दी है और साथ ही साथ में इसके साथ क्या लगा दिया, मॉड लगा दिया। तो इसका मतलब क्या है, +1 -1 दोनों लेना पड़ेगा हमें, l इज इक्वल्स टू +1 -1 दोनों लेना पड़ेगा। तो s के लिए देखते हैं, s में तो क्या होता है, l 0 होता है, तो s का तो काम ही नहीं है। p में अगर मैं देखूँ तो l इज इक्वल्स टू +1 -1 और 0 तीनों होते हैं, तो इन दो से काम पड़ जाएगा। d में देखते हैं, l इज इक्वल्स टू +1 -1 0 +2 -2, इन तीनों से काम नहीं है, इन दोनों से काम है। f में भी आ जाएगा +1 एंड -1, +2 +3 -3, वो भी लिख देते हैं, +3 -3 +2 -2, बाकी सारों का काम नहीं है, हमें तो +1 और -1 का काम है। तो अब इन सारी ऑर्बिटल्स में जिसके लिए l की वैल्यू क्या होगी, +1 -1 हो सकती है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे जिनकी स्पिन क्या हो, -½ हो। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन्स देख लो, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितनी ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास, 6 ऑर्बिटल्स हैं। अब 6 ऑर्बिटल्स में अगेन 12 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे, +½ स्पिन के, और 6 इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे, -½ स्पिन के। तो हमें तो माइनस वाले बताने हैं, तो कितना आ जाएगा आंसर, आंसर विल बी 6 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द डी ब्रोगली वेव ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो अगेन ऑर्बिट नंबर दे दिया हमको 1 और हाइड्रोजन एटम है तो z हो जाएगा 1। तो हमें बतानी है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बतानी है किसके लिए, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ के लिए। तो डी ब्रोगलीज वेवलेंथ कितनी होती है, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv। mv को इधर ले जाओ, पहले एक काम करते हैं, v मुझे पता है, लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होता है, c/u, या न्यू इज इक्वल्स टू c/λ। तो हमें न्यू बताना है, फ्रीक्वेंसी बतानी है,
या फिर हम लिख दें न्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा। सी भी क्या है, वेलोसिटी है, तो वी मान ले या सी मान ले। तो अगर मैं वी अपॉन लैम्डा का रिलेशन यहाँ पर ले आऊँ तो हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो एक काम करते हैं, ऊपर भी वेलोसिटी और नीचे भी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब आ गया हमारे पास रिलेशन एच वी बाय एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेमडा। अब यहाँ से निकाल लेते हैं हम v अपॉन लेमडा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय एच, और ये v अपॉन लेमडा ही तो क्या है, न्यू है, फ्रिक्वेंसी है। तो न्यू आ गया अपने पास एम वी स्क्वायर बाय एच, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि n भी 1 है, z भी 1 है, तो हमारे लिए e की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर एच, यानी कि रेबक्स कांस्टेंट के बराबर, जो कि हमें दी हुई है 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18। तो यहाँ पे हम पहले तो e सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, एम वी नहीं, हमारे पास तो एनर्जी की वैल्यू होती है क्या, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18। तो एम वी की क्या वैल्यू आ जाएगी, एम वी स्क्वायर की 2 इंटू 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18। तो यहाँ पे इसे सब्सटीट्यूट कर दो, 2 इंटू 2.18 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 18 डिवाइडेड बाय एच की क्या वैल्यू होती है, प्लैंक्स कांस्टेंट की 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, जो कि गिवन ही थी आपको। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, न्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 661, 10 की पावर 13 में पूछा है तो आ जाएगा 661 इंटू 10 रेज टू पावर 13 हर्ट्ज या सेकेंड इनवर्स। ऊपर भी जूल है, नीचे जूल सेकेंड इनवर्स, हाँ नीचे जूल सेकेंड है, तो ये ऊपर जाके हो जाएगा सेकेंड इनवर्स, जूल से जूल कैंसिल, ये आ जाएगी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितनी है, E इज इक्वल्स टू माइनस 3.4 EV। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, N इज इक्वल्स टू 1 अगर ग्राउंड है, उससे ऊपर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी कि N इज इक्वल्स टू 2 के लिए। तो बेटर हम इसको क्या लिख दें, E2 लिख दें। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेम इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन इज x इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सेम इलेक्ट्रॉन की क्या पूछ ली अब हमसे, काइनेटिक एनर्जी पूछ ली। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, k इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ E। तो ये ऑलरेडी माइनस में, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगी प्लस 3.4 EV। और ये 3.4 की जगह हमसे पूछा 10 की पावर में, तो इसको लिख देंगे 34 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 1 EV। जो भी 10 की पावर हमें साइड में मेंशन हो उसके अकॉर्डिंग हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं आंसर को। नेक्स्ट इज अ हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज शोन बिलो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज। तो वेव की क्या पूछी है, फ्रीक्वेंसी पूछी है। अब यहाँ पे क्या काम किया है, लेमडा वेव लेंथ ना देके आपको क्या बता दिया, वेव के डायग्राम में थोड़ी सी आपको लेंथ बता दी, बट हमें पता है लेमडा वेव लेंथ क्या होती है, एक पूरी वेव की लेंथ जिसमें एक क्रेस्ट भी आ जाए और एक ट्रफ भी आ जाए। तो ये मुझे क्या दिया है, हाफ ऑफ हाफ वेव कह लो या 1/4 पार्ट ऑफ वेव बता दिया, कितना है 1.5 पिकोमीटर। तो अगर मुझे यहाँ से लेकर के ये पूरी वेव की लेंथ चाहिए यानी कि लेमडा चाहिए, तो हम क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 1.5 कर देंगे। तो ये क्या मिल गया हमें, एक पूरी वेव की लेंथ मिल गई जो कि आ गई 6 पिकोमीटर। अब लेमडा पता है, फ्रीक्वेंसी लगानी है। लेमडा और फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन होता है, लेमडा इज इक्वल्स टू सी अपॉन न्यू, या न्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लेमडा। तो न्यू इज इक्वल्स टू सी की भी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, सी इज 3 इंटू 10 रेज टू पावर मीटर पर सेकेंड, और लेमडा आ जाएगा हमारे पास 6 पिकोमीटर को चेंज कर दो 10 की पावर 12 और ये मीटर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो न्यू फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारे पास, फ्रीक्वेंसी विल बी 5 इंटू 10 रेज टू पावर, ये कैंसिल होगा 2 पे, इसको ये पूरा सॉल्व कर देते हैं, ये कैंसिल होगा 2 पे, 0.5 इंटू ये 12 ऊपर चल जाएगा 10 की पावर 20, ये आ जाएगा 5 इंटू 10 रेज टू पावर 19 हर्ट्स या सेकेंड इनवर्स कुछ भी लिख दो। तो 10 रेज टू पावर 19 में ही पूछा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू 5। Okay, next question is wave number of a radiation is having
5800 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ। तो वेव नंबर पूछा और वेवलेंथ दी है, तो वेव नंबर क्या होता है, न्यू बार इज इक्वल्स टू 1/λ। वेव नंबर क्या होता है, इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। तो बस सिंपल है, नीचे वेवलेंथ पुट कर देते हैं। 5800 एंगस्ट्रॉम है और हमसे पूछा किसमें, मीटर में नहीं पूछा, सेंटीमीटर में पूछा। तो सेंटीमीटर में 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो न्यू बार को सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा अपने पास 1724 इंटू 10⁻⁻1 सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बेस्ड ऑन हिजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू बी फाउंड विद इन एन एटॉमिक न्यूक्लियस ऑफ डायमीटर 10⁻⁻15 मीटर इज। तो हमसे क्या पूछा है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी यानी कि डेल्टा वी पूछा गया है। और हिजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें बताता क्या है, क्या फॉर्मूला होता है हिजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, या तो हम P लिख दें मोमेंटम, या फिर उसको ओपन करके लिख दें m डेल्टा v डेल्टा x इज इक्वल्स टू h/4π। तो यहाँ पे अब हमें x भी दिया है, v पूछा है और m पता है हमें, मास की वैल्यू गिवन भी है, h भी गिवन है और पाई भी गिवन है। तो डेल्टा v निकाल लेते हैं, बाकी सारी वैल्यूज़ को रख के h/4π इंटू m इंटू डेल्टा x। तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 4π m 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। तो यहाँ से निकाल लेंगे डेल्टा वी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, जो कि आ जाएगी 57.97 इंटू 10⁻9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, जो कि अप्रॉक्स बन जाएगा 58.8, ये बन जाएगा 58, अप्रॉक्स आ जाएगा 58। ओके, तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस होते हैं फिनिश, PYQs ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर। नेक्स्ट आप लोगों के लिए एक बहुत ही खास चीज़ लॉन्च की गई है करियर पॉइंट की तरफ से। तो सबसे पहले तो है हमारी PYQ की जो सीरीज चल रही है, साथ ही साथ में एक बुक भी लॉन्च की गई है जिसके अंदर आपको चैप्टर वाइज सारे के सारे PYQs मिल जाएंगे 2024 के, जिसको आप यूज़ कर सकते हो, हेल्प ले सकते हो अपने PYQs की बहुत ही अच्छी रिवीजन करने के लिए, जिसके अंदर डिटेल्ड सॉल्यूशन भी प्रेजेंट है। तो आप ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट की परचेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन रहेगा। साथ ही साथ में करियर पॉइंट की तरफ से एक रैंकर्स पैकेज नेम से भी बुक लॉन्च की गई है, जिसके अंदर 3000 प्लस क्वेश्चंस हैं जिनको आप प्रैक्टिस करके अपना रैंक बूस्ट कर सकते हो। अभी तक हमारी सारे चैप्टर्स की अच्छे से रिवीजन हो जाती है, बट कहीं ना कहीं हम लैक कर जाते हैं प्रैक्टिस में। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करें, उतना ही अच्छा चांस रहता है कि हम पेपर में बेटर परफॉर्मेंस कर पाते हैं, क्योंकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से हम फेस हो चुके होते हैं ऑलरेडी। तो नया क्वेश्चन देख के हमें हिचकिचाहट, हेजिटेशन नहीं होती कि यार ये कैसे सॉल्व करें, अगर हम ऑलरेडी बहुत ही लार्ज वैरायटी सॉल्व कर लेते हैं। तो इन रैंकर्स पैकेज बुक के अंदर आपको मिलती है वेरी लार्ज वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, अप्रॉक्स 3000 प्लस क्वेश्चन। मैं एक ही बुक की बात कर रही हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों में 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, जिनको प्रैक्टिस करके आप अपना रैंक इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोनों के लिए जो हमारी PYQ वाली बुक है एंड रैंकर्स पैकेज, दोनों के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ पर जा करके परचेज कर सकते हैं। एंड वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो कि रिवीजन कर रहे हैं, JEE मेन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।